नहीं, मैं शास्त्रवाद के खिलाफ हूँ। देखिए, अभी भी मैं बता देता हूँ कि मैं शास्त्रवाद जिसे, क्योंकि शास्त्र जो है, देखिए, क्योंकि मैंने व्याकरण भी पढ़ा है पाणिनि का, इसलिए मैं शब्दों के अर्थ ही नहीं बल्कि शब्दों के मर्म और शब्दों की व्याख्या और शब्दों का इतिहास भी जानता हूँ, है ना। शब्द केवल अर्थ के लिए नहीं होते कि आप डिक्शनरी में अर्थ देख लीजिए, और शास्त्र संस्कृत का शब्द है। अब जिस समय इस शब्द का जो प्रयोग हुआ शास्त्र, उस समय इसका क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है, अगर इसकी तुलना करें आप, उस समय शास्त्र का अर्थ था व्यवस्था, मतलब एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में केवल राजनीति नहीं थी, केवल धर्म नहीं था, उसमें समग्र जीवन था, समाज था, अर्थव्यवस्था भी उसमें थी। सब कुछ को जो निर्धारित करे, सबका सुसंचालन करे, उसको कहते थे शास्त्र। इलाहाबाद से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आमतौर से कहते हैं कि जगदीश जी के बारे में कि कम ही लोग उनके साथ निभा पाए, और आपने उनके साथ रिसर्च की है। आपने एक बातचीत बताया है कि कुछ थोड़ी बहुत आपकी भी बातचीत हुई। हाँ, तो कैसे पूरा ये मामला बना कि आपने गुरु के साथ चीजें निभा की, और उनके व्यक्तित्व की क्या खास बातें थी जो वो विद्यार्थियों से चाहते थे? जगदीश गुप्त के बारे में यह प्रचारित था कि ये परेशान करते हैं अपने शोध छात्रों, और अधिकांश शोध छात्र बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये एक तरह से प्रचार था उनके बारे में, जगदीश गुप्त के बारे में। तो जाहिर है कि मैं तो डरा हुआ था, और वो एक लंबी कथा है जो इस अवसर पर क्या मैं सुनाऊंगा उसको, कि मैं तो करना नहीं चाहता था उनके साथ, है। लेकिन अब उनके अलावा जो दो और गुरु थे मेरे, वहां तो भाग बहुत बड़ा था, संख्या बहुत थी अध्यापकों की, लेकिन जाने माने लोग ले देकर 3-4 थे। रघुवंश जी थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त थे, बाहरी जी चूंकि रिटायरमेंट के बाद वहां थे, तो इसलिए वो तो करा नहीं सकते थे नियमता। तो जब रघुवंश जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, चतुर्वेदी जी ने भी असमर्थता व्यक्त कर दी, तो फिर अब विवशता में ये था कि मैं जगदीश जी के पास गया, और जगदीश जी ने मुझे बहुत ही, उनका बड़प्पन है कि जिस तरह से मुझे लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब जिसे ले चुके थे उसको एक तरह से मना करके एक को, क्योंकि उनके पास 2 ही सीट थी, और ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी को मना करके और मुझे लिया उन्होंने, क्योंकि 3 ले नहीं सकते थे, 2 में से एक को हाँ चुन नहीं, उन 2 में से एक को काटना था, तब तो मुझे लेते, है ना। तो शोध करने के दौरान धीरे धीरे मेरी समझ में ये आने लगा कि ये क्यों प्रचार है कि जगदीश गुप्त अपने शोध छात्रों को परेशान करते हैं बहुत, और इस सीमा तक परेशान कर देते हैं कि वो छोड़कर भाग जाते हैं। तो मैंने ये पाया कि एक तो ये उनका स्वभाव था, उनकी प्रवृत्ति थी, उनका एक तरह से कहना चाहिए स्वभाव, जिसे राय प्रसाद द्विवेदी का वो स्वभाव मुझे बहुत
ये शब्द बहुत पसंद है कि बहुत गहरा अर्थ है इसका, स्वभाव, है ना। तो जिसमें एक स्व का मतलब आत्म, तो आत्म गरिमा जिसे कहते हैं, अपनी गरिमा, है ना, स्वभाव है। तो ये देखा मैंने कि वो समग्रता को पसंद करने वाले व्यक्ति थे, है ना। वो आधा ही अधूरी चीजों से चिढ़ते थे जगदीश। बात हो तो समग्रता, पूर्णता में, है ना। अच्छा, अब जाहिर है कि जिसका इस तरह का स्वभाव होगा तो ये फिर वो आदमी बहुत सख्त होगा, है ना, सख्त होगा वो। और सख्त इस हद तक सख्त थे वो इस मामले में कि जब तक कन्विंस नहीं होते थे, वो संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक वो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं होते थे। यानी आप उनको कन्विंस करिए पहले, तब एक्सेप्ट करेंगे, हाँ। वरना फिर आपको छेड़ते रहेंगे, डांटेंगे, मतलब भगा देंगे, मतलब कुछ भी करेंगे, मतलब वो आपसे, मतलब जिसको कहते हैं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में कभी नहीं उनको देखा मैंने कि कंप्रोमाइज कर लो, अच्छा चलो भाई मान लो, अच्छा है ना, ना नो, है ना। तो ये जो उनके विरुद्ध जो प्रचार था, वो शायद क्या मैं समझता हूं यही कारण था, क्योंकि उनके साथ शोध करते हुआ वक्त। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, पता नहीं ये इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तय कर लेना। कि मैं बताया है मैंने आप लोगों से कि मैं, क्योंकि कक्षा में बहुत मैं डिस्टर्बिंग स्टूडेंट था, मतलब डिस्टर्ब क्रिएट करने वाला, डिस्टर्ब जैसे कहते हैं ना, डिस्टर्ब करने वाला, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछता था, सवाल बहुत पूछता था। ये सब मेरे अंदर था, हैं। मैं उस दिन जब तुलसीदास में बोल रहा था, और चूंकि मुझसे ये कहा था कि वही जो केशवदास वाला, रामचंद्रिका वाला जोड़कर बोलिए, तो ये मैं बोल रहा था। बोलने के बाद जब मैं परसों रात में मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे एक उदाहरण और देना चाहिए था, और वो मैंने नहीं दिया। तो अच्छा, वो इसलिए नहीं दिया कि वो कोई तुलसीदास से उपमा वाली बात नहीं थी, इसलिए नहीं दिया। अब जगदीश गुप्त के संदर्भ में उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें, हाँ, क्योंकि जगदीश गुप्त का संदर्भ है। जब हम विद्यार्थी, तो रामचंद्रिका भी पाठ्यक्रम में थी। अच्छा, हमारे समय में पूरी पुस्तक पाठ्यक्रम में होती थी, अंश नहीं होते थे। कि कामायनी का फला सर्ग, ये सर्ग ना, नो, कामायनी मतलब कामायनी, रामचरितमानस का मतलब रामचरितमानस, ये नहीं कि आप बालकांड पढ़िए ना, पद्मावत का मतलब पद्मावत। तो रामचंद्रिका भी केशवदास पाठ्यक्रम पढ़ाते थे जगदीश को, रामचंद्रिका, हाँ। तो पता नहीं मैं भुलक्कड़ हूं, कितना याद है मुझे, लेकिन उसमें संदर्भ ये है कि वन से जब लौटते हैं, 14 वर्ष का वनवास के बाद राम लक्ष्मण सीता लौटते अयोध्या। तो अयोध्या जब लौटते हैं, ये संदर्भ है, तो सीता चरण छूती हैं परिवार के लोगों के। तो किसके चरण छूती है, चरण किसके छूती है? तो केशवदास ने लिखा है
जेवर सासुर कौ पग लागी। जेवर सासुर कौ पग लागी। अर्थ इसका ये हुआ कि सीता ने अपने जेवरों के चरण छुए और सासों के चरण छुए, ये तो अर्थ हुआ। अब एक जेवर तो खैर साथी में थे, लक्ष्मण, वो साथी में थे, लेकिन दो जेवर तो यहां थे, भरत और शत्रुघ्न। सास तीन थी उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। अब जेवर सासुर को पग लगे, ये केशव। अब गुप्त जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो जगदीश गुप्त। मैं बताऊं, इतना अच्छे अध्यापक बहुत कम मिलेंगे आपको। पढ़ाने का जो उनका ढंग था, जो शैली थी पढ़ाने के साथ, अद्भुत, मतलब रस में डुबो देते थे और विद्वान थे। तो उन्होंने इसका अर्थ कहा कि भाई ऐसा है कि कहा कि ये केशवदास ने जो लिखा होगा तो किसी ने उसको उतारा होगा, जब कॉपी की होगी तो वो गलत लिख दिया है उसने। अच्छा, चक्कर क्या है गलत? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सास के चरण छूने का तर्क तो समझ में आता है, देवर का चरण छूना। तो उन्होंने कहा कि ये लिखा होगा केशव ने, देव रसासुन कौ पग लगी। तोड़ा, देवर सासुन में देव को इधर किया और र को सासुन के साथ लगाकर रसासुन किया। तो कहा कि ये लिखा होगा केशव, और तब इसका अर्थ ये होगा कि देवता के चरण छुए, अपने इष्ट देव, और रसा का अर्थ पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चरण छुए। तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया। अरे जानते थे कि ये कल। अब क्या हुआ? मैंने कहा कि सर ये रसा का अर्थ तो पृथ्वी ठीक है, लेकिन सुन जो लगा है, तो मैंने कहा सुन लगने से तो बहुवचन हो गया, तो पृथ्वी का क्या बहुवचन होता है क्या? क्या सुनो तो अभी मेरी पूरी बात कहाँ हुई है, अभी पूरी बात नहीं हुई है ना मेरी, बैठो अभी सुनो। अभी हाँ देखिए, हाँ अभी पूरा अर्थ कहाँ बताया मैंने, अभी सुनो। अब कहते हैं कि तो कहा परीक्षा में, जब परीक्षा में अगर ये आ जाए तो इसकी व्याख्या में ये लिखना, लेकिन इसके आगे तो कहा कि और अगर जेवर ही लिखा है मान लिया जाए, तब इसमें काव्य दोष है। अब काव्य गुण काव्य दोष है संस्कृत काव्य शास्त्र में, तो कहा कि काव्य दोष है। अब काव्य दोष कौन सा काव्य दोष है? तो उन्होंने कहा ये संस्कृति च्युति दोष है। संस्कृति च्युति नाम का भी एक दोष है, काव्य दोष। संस्कृति च्युति का मतलब यह है कि संस्कृति में जो है उसके विरुद्ध आप कोई बात कह दें तो संस्कृति च्युति दोष है। तो कहा क्योंकि ये संस्कृति में नहीं है जेवर के चरण छूना, और अगर केशव ने जेवर ही लिख दिया है तो संस्कृति च्युति दोष है। फिर मैंने अब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं है दोष। मैंने कहा वो रसासुर तो वो गलत है जो आप बता रहे थे। अभी कक्षा का जरूर आए, सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं।
हमने कहा वो रसासुर तो होगा नहीं, रसा का बहुवचन नहीं होगा। और ये जो संस्कृत इत्युक्ति दोष है ये है ही नहीं उसमें। और ये देवर सासुर ही है, ये भी है, देवर सासुर को पकड़ा यही है, मेरी दृष्टि में तो यही सही है। और कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का, और ये सही लिखा है केशव ने। आप जगदीश गुप्त सही लिखा है, तुम कह रहे हो सही लिखा है? मैंने कहा जी सर मुझे ऐसा लगता है कि सही लिखा है और कोई दोष नहीं। कैसे? तो मैंने कहा सर ये कौन सी संस्कृति च्युति है इसमें, पहले तो ये समझा दीजिए मुझे, किस संस्कृति के विरुद्ध है? तो कह भारतीय संस्कृति। तो मैंने कहा भारतीय संस्कृति जो है का तो मतलब पूरे भारत की संस्कृति होगी, है ना? तो मैंने कहा पूरे भारत में यह है कि स्त्री जो है घर की बहू वो देवर के चरण नहीं छुएगी, ये पूरे भारत में है, ये दावे के साथ कह सकता है कोई कि पूरे भारत में है ये? अब जगदीश ने कहा तुम बोलना क्या चाहते हो, बताना कहना क्या चाहते हो ये बताओ। हाँ, अब तो मैंने कहा कि केशवदास रहते कहाँ थे, कहाँ के थे केशव? ओरछा, ओरछा नरेश के दरबार में थे। मैंने कहा ओरछा कहाँ है? ओरछा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में पुरुष मात्र पूज्य है, क्या रिश्ता है कोई इससे लेना देना नहीं है। स्त्री का कर्तव्य है कि हम वो पुरुष के चरण छुएगी, चाहे वह देवर ही हो तब भी छुएगी। क्या तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैं 10 साल मेरा बचपन गुजरा है मध्य प्रदेश में और मैंने देखा है अपनी आंखों से चरण छूते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केशवदास ने सही लिखा है। मैंने कहा कवि वो लिखता है जो अपने आसपास देखता है, कवि भारतीय संस्कृति की किताबें पढ़ के कविता नहीं लिखता। ये सब बोल रहा हूं भाषण बाकर हैं। जगदीश जी इतनी मोटी डायरी रखते थे पुरानी सी, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, डायरी खोली, डायरी में मेरा कथन नोट किया जगदीश को। हाँ, और फिर बोले भाई परीक्षा में अगर ये आ जाए ना तो मैंने जो बताया है वो भी लिखना और नीचे लिख देना कि हमारे कक्षा के एक विद्यार्थी जिसका नाम अब्दुल बिस्मिल्लाह था उसके मतानुसार यह सही लिखा है केशव ने। हाँ, और कहा मैंने नोट कर लिया है और ये लिखना अब कि अब्दुल बिस्मिल्लाह के मतानुसार ये सही लिखा है केशवदास। यानी ही वॉज कन्विंस्ड, यानी कन्विंस हो गए वो। ये जगदीश है ना। और बाद में मुझे खबर मिली कुछ वर्षों के बाद कि अब जगदीश गुप्त जब पढ़ाते हैं रामचंद्र का तो यहां जब भी आते हैं तो वो अब्दुल बिस्मिल्लाह का मत उद्धृत करते थे जगदीश गुप्त। बाद के वर्षों में बाकायदे कहा कि मेरा विद्यार्थी थे एक अब्दुल बिस्मिल्लाह, उन्होंने ये कहा है कि उनके मतानुसार केशव सही है, कोई दोष नहीं है। के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ। विद्यार्थी आपके साथ काम करते हैं उनको भी डांट खानी पड़ती है और सभी विद्यार्थी होते हैं जो आपकी प्रिय हो पाते हैं, मतलब आते हैं लोग लेकिन वो चले जाते हैं। तो ऐसे में आपका कौन प्रिय विद्यार्थी है जो
जिसे आप विदेश के कई विद्यार्थी हैं, कौन विद्यार्थी ऐसा है जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? तुम साक्षात बैठे हुए हो प्रिय विद्यार्थी, अब तुमसे मेरा प्रिय विद्यार्थी मुझसे पूछ रहा है कि आपका प्रिय विद्यार्थी कौन है ना? तो है? और जिसने कुछ गढ़ा हो इस तरह का नहीं, देखिए अब मैं तो गर्व है मुझे कि मेरा एक प्रिय विद्यार्थी इस वक्त वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी, आइनुल हसन साहब, जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में वाइस चांसलर। एक ही वर्ष मैंने पढ़ाया है, सिर्फ 12th में थे। लेकिन साहब जो कक्षा में तो जो पढ़ाई होती थी, मेरे घर आते थे, मेरे घर आकर इतनी बातें मुझसे करना, इतना डिस्कशन करना, धर्म पर, बहुत धर्म पर, साहित्य पर, कल्चर पर, संस्कृति पर, हाँ। तो लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों की संख्या कम है, बहुत अधिक नहीं है। और अब मैं और नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि खतरे हैं उसके, क्योंकि जिसका नाम नहीं लूंगा वो बुरा मान जाएगा। हम चलते बनारस की तरफ, जहां पर आप नौकरी कर रहे थे, तो उसमें भी एक ये कि जो समय था वो आपातकाल का था उस समय। हाँ, आपातकाल, हाँ। उसमें आपने कुछ कविताएं लिखी थी जो बड़ी क्रांतिकारी कविताएं थी, लेकिन ये भी था कि जेल जाने का शौक भी था लेकिन डर भी था। तो उस समय हसरत तो नहीं पूरी हुई क्योंकि आपने कहीं पड़ोस में कविताएं छुपा दी थी किसी दूसरे के घर। हाँ। लेकिन जेल जाने का शौक बाद में पूरा हुआ। हाँ। और बनारस में रहते पूरा हुआ। हाँ। तो वहाँ कई लोग मिले। हाँ। तो कैसे मिली जेल आपको? वह एक नया अनुभव था, वह एक नया अनुभव था जेल जाना। और जाहिर है कि मैं अपनी खुशी से गया, मतलब मुझे किसी ने बाध्य नहीं किया। वो तो बाकायदा पूछा गया कि भाई कौन जाना चाहता है, मतलब प्रोटेस्ट करना है जाकर लखनऊ शिक्षक संघ की तरफ से। हाँ, शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ है ना, अध्यापकों का आंदोलन। तो और एक ही मुख्य मांग थी जो कि पूरी ही नहीं हुई, कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, कि पूरे देश की शिक्षा एक जैसी हो। यही मुख्य मांग थी, और भी मांगे थी। तो लंबा चला और मजे के बाद जनता पार्टी का शासन था। हाँ? तो बनारस ये था कि भाई हर जिले से कम 5 लोग जाएं लखनऊ, और तो मैं चला गया लखनऊ और जेल चले गए। तो लिखा है, किताब है मेरी जेल डायरी। तो वो एक मेरा अलग अनुभव था, और जो लिखा है मैंने डायरी में, तो खैर डायरी में लिखा डेली लिख देता था आए दिन की घटनाएं। लेकिन अब क्योंकि प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं 2-3 बातें। अब कि जेल में रहते हुए और फिर जेल से रहते हुए कम, बाहर आने पर ज्यादा एहसास हुआ कि जेल में रहकर आदमी बहुत ज्यादा कभी कभी क्रिएटिव हो जाता है, हो जाता है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो राइटर भी थे, वो खाली नेता नहीं थे, खाली पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो ही वॉज ए स्कॉलर। और जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी है जेल में लिखी, जवाहरलाल नेहरू। तो मैं तो 22 दिन रहा जेल, और बाहर जब आ गया तब मुझे लगा यार मुझे और रहना चाहिए था। हो सकता है जेल में रहते हुए मैं कुछ और बड़ा
कुछ काम करता जेल में, है ना। और अभी हाल में एक किताब आई है जिसमें फैज के पत्र, वो पत्र हैं जो उन्होंने जेल से अपनी पत्नी को लिखे, एलिस फैज को लिखे, जो सेतु से आए। हाँ, सेतु से। तो वो किताब जिसने अनुवाद किया है वो मुझे भेजा है, मैं पढ़ गया पूरी किताब मैं पढ़ गया। तो मैंने कहा अब कि जब जेल में रहकर कितनी कविताएं लिखी हैं फैज ने, उन पत्रों में कविताओं का जिक्र करते हैं। अब मैंने इतनी नज़में लिख डाली, मैंने ये नज़्म पूरी की, वो जितनी नज़में जितनी कविताएं जेल में लिख रहे थे सबकी जानकारियां अपनी पत्नी एलिस फैज को पत्रों में दे रहे थे, हैं। और फैज पर जब मैं काम कर रहा था, फैज कंप्लीट जो फैज है, सारे सुखन हमारे, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी तमाम महान रचनाएं वो हैं जो जेल में लिखी गई हैं, जेल में लिखी है फैज ने। हाँ, निसार में तेरी गलियों पे है वतन की जहां, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, इस तरह की पंक्तियां जेल में लिखी हैं बैठ। हाँ? और मैं बताऊं कि एक शेर है फैज का, अब कल भी गुनगुना रहा था मैं फैज को, बल्कि मेरा साथ वो दे रहे थे हमारे मित्र। गुलों में रंग भरे बाजे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बड़ा मशहूर गजल है, गाया भी है इसको लोगों ने। मन कर रहा था कल कि उसका एक शेर पढ़ के किसी से पूछूं कि इसका अर्थ बताइए, लेकिन नहीं किया ये काम, ये हरकत नहीं की मैंने। वो इसलिए बता रहा हूं, पूछ लिया तो याद आ गया कि ये गजल तो शायद जेल में नहीं लिखी है उन्होंने, ये गजल जेल में नहीं लिखी है, लेकिन इसका एक अर्थ दूसरा जो समझ में आया वो मुझे जेल वाली ये किताब पढ़ने पर दूसरा अर्थ समझ में आया। नहीं, एक अर्थ मैंने समझा अपने से, लेकिन इस किताब को पढ़कर एक दूसरा अर्थ भी मैंने समझा है। उनके एक शेर, इसी गजल का शेर है, और ये संदर्भ जुड़ता है अर्थ वाला संदर्भ त्रिपाठी जी से, विश्वनाथ त्रिपाठी। हाँ, इसलिए इसको बताना जरूरी है, चाहे तो काट देना, निकाल देना, डिलीट कर देना, लेकिन ये बताऊंगा जरूर, भले देर हो। एक दिन, अच्छा मैं बताता हूं कि हिंदी में दो ही विद्वान ऐसे हैं जिनको उर्दू साहित्य, उर्दू शायरी में बहुत रुचि, एक नामोर्सी और दूसरे विश्वनाथ त्रिपाठी। केदार जी भी कभी कभी कुछ शेर सुनाते थे, लेकिन केदार जी को उतना नहीं देखा मैंने। नामोर जी तो मिर्जा गालिब में डूबे हुए थे, और त्रिपाठी जी गालिब भी, और फैज उनके बड़े प्रिय। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो विभाग में, तब मैं अध्यक्ष था, फोन आया त्रिपाठी, कहा कि मैं आप, अच्छा मुझे आप कहते हैं, तुम नहीं कहते, कहन आप इस वक्त व्यस्त तो नहीं हैं, फ्री हैं, कुछ बात हो सकती है। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब बोलिए। कहन वो मैं फैज को ऐसे पढ़ रहा था तो एक शेर पर अटक गया मैंने कहा क्या क्या मतलब? कहने एक शेर है वो अटक गया मुझको। मैंने कहा क्या समस्या क्या है? कह समस्या ये है कि मुझे लगता है कि या तो मुझे शेर गलत याद है, और या
फैज ने ही गलत लिखा है। तो हमने कहा कौन सा शेर? इसी गजल में वो शेर है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आगे जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। तो मैंने कहा कि क्या समस्या इसमें है? कह नहीं कहा कि अभी नहीं, कहा शाम को जब आप घर लौटिएगा तो जरा सा सारे सुखन हमारे निकाल कर पहले चेक कीजिए कि शेर मुझे सही मैं सुना रहा हूं कि गलत सुना रहा हूं, पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब आप शेर बिल्कुल सही सुना रहे हैं, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सुनाया है शेर आपने, आप बिल्कुल गलत नहीं है। फिर सही है मैंने कहा हाँ। तो कहा तो फैल इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? अब फैल इतनी बड़ी, फिर फैल गलत है, मतलब दो में से एक गलत है। या तो मैं गलत हूं, मुझे गलत याद है, या फिर फैल ही गलत है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों लगता है आपको फैल गलत? तो कहा कि ये जो दूसरा मिसरा है, पंक्ति लाइन को मिसरा कहते हैं। कर पहला मिसरा तो क्लियर है, दूसरा मिसरा गड़बड़ है। तो पहला मिसरा क्या है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। अब शबे हिजरा का मतलब है वियोग की रात, विरह की रात। कि विरह की रात में जो हमारे ऊपर गुजरी सो गुजरी, जो गुजर गई इसी तरह से। फिर नीचे जो कह रहे हैं कि हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले, यानी अश्क तो माने आंसू, यानी रोता रहा मैं वियोग में। लेकिन आकबत तो परलोक को कहते हैं। तो अब फिलॉसफी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से या किसी भी धर्म के हिसाब से जो पश्चाताप करेगा परलोक उसका सुधरेगा। लेकिन ये तो उल्टा है, कह रहे हैं कि हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। इन्हें रो तो मैं रहा हूं, परलोक तुम्हारा सुधर गया। ये क्या है? ये क्या? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सही लिखा है फैल, बिल्कुल फैल गलत नहीं है। हाँ? आप भी गलत नहीं है, फैल भी गलत नहीं है। क्या तो समझाइए ना फिर मुझे, और किससे पूछूंगा? मैंने कहा कि फैज के अंदर ट्रेडिशन घुसा हुआ था, गालिब घुसे हुए थे उनके अंदर, मीर भी घुसे हुए थे, गालिब ज्यादा घुसे हुए। तो मैंने कहा गालिब ने, अब वही मुहावरों, मैंने कहा मुहावरों के प्रयोग गालिब ने बहुत किए हैं अपनी कविताओं तो मैंने कहा इसमें एक शब्द जो है वो छूट गया है। अब मैंने कहा वो फैज ने नहीं लिखा है, अगर वो लिख देते तो शायद आसान हो जाता, लेकिन वो छूट गया है, छोड़ दिया है, वो शब्द छोड़ दिया है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वो लिख ही नहीं सकते थे, वो बनता ना फिर शेर ही नहीं बनता। क्या वो कौन सा शब्द है? तो मैंने कहा कि रोना का प्रयोग करेंगे जब, तो ये एक क्रिया है रोना। लेकिन अगर इसको आपको मुहावरे में ढालना होगा तो क्या करेंगे फिर आप?
तो दूसरी एक क्रिया लगानी पड़ेगी। और दूसरी क्रिया क्या होगी? मैंने कहा रोना को अगर मुहावरा बनाना होगा तो फिर एक दूसरी क्रिया भी लगानी पड़ेगी। तो क्या? मैंने कहा रोना के साथ लगता है धोना। अब गांव में लोग बोलते हैं क्या रोना धोना मचा रखा है। रोना के साथ धोना लगा दो तो वो मुहावरा बन जाता है। हाँ। और मैंने कहा अब गालिब को जरा देखिए, गालिब की ये गजल है जिसमें गालिब ये कहते हैं कि शेर मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये कहते हैं कि हम रोए, और कहा इतना रोए कि उससे इतना उस रोने से गालिब कहते हैं कि हम इतने धुले कि पाक हो गए। उस रोने से इतने धुले कि पाक हो गए हैं, ये मिर्जा गालिब लिख गए। तो मैंने कहा कि फैज क्या कह रहा है? मैंने कहा अब इसमें मैं कहानीकार हूं तो कहानी गढ़ूंगा कि एक प्रेमिका है, उसने वादा किया कि आज रात में हम आएंगे। प्रेमी इंतजार कर रहा है, प्रेमिका नहीं आ रही, नहीं आई। तो शबे हिजरा वियोग की रात जो हम पे गुजरी सो गुजरी। फैज कर जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा कि तुम नहीं आई, जो हमारे पर गुजर गई। तो तुमने वादा करके वादा खिलाफी की, नहीं आए तो पाप किया ना, तुमने गुनाह किया। अच्छा अब हम रोए तुम्हारे वियोग में, तो हमारे आंख से जो आंसू निकले उस आंसू ने तुम्हारे उस गुनाह को धो दिया, इसलिए तुम्हारा परलोक सुधर गया। कि जो पे गुजरी सो गुजरी मगर सबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। और त्रिपाठी जी ने कहा ओ का अब समझ में आया। अब मैं बताऊं, ये जब मैं लेटेस्ट खत पढ़ रहा था फैज एलिस के नाम, तो फैज तो जेल में, फैज जेल में, एलिस अकेली नहीं है, दो बेटियां हैं, पालना है। तो ये नौकरी करती थी पाकिस्तान टाइम्स नाम के अखबार, साइकिल से जाती थी, अंग्रेज थी, ब्रिटेन की थी, नौकरी करती थी। तो एक खत मुझे ऐसा मिला जिसमें लिखा है, उन्होंने फैज लिखते हैं कि हम पर जो गुजर रही है, फिर कहते हैं कहना ये चाहिए कि तुम पर जो गुजर रही है, हम पर जो गुजर रही है, फिर लिखते हैं कि नहीं, कहना ये चाहिए कि जो तुम पर गुजर रही है, उसको देखते हुए तुमको ज्यादा लाभान्वित होना चाहिए। अरे यार, मैंने कहा ये तो हमारे अश्क तेरी आंख पर समझ है। तो एक अर्थ तो उनके जीवन से ही है पूरा। और ये जेल में न होते तो शायद ये न लिख पाते हो, और शायद मैं फिर ये दूसरा अर्थ न समझ पाता। अब त्रिपाठी जी से कभी मिलूंगा तो ये दूसरा वाला भी अर्थ बताऊंगा उनको। मेरे जवाब लंबे हो रहे हैं यार, इसलिए हाँ उसे लोगों से मिले, लेकिन बाबा वहां पर तब भी आपका साथ दे रहे थे। हाँ, तुलसीदास बाबा आपका साथ। क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था? बाबा की याद आई और आपसे कहा गया कि आप बाबा को बात करेंगे। एक सम्मेलन भी वहां पर हुआ था, क्या था वो? अब मुझे याद नहीं, देखो जितना मुझे याद था वो मैंने डायरी में लिख दिया है। कोई एक आपके दोस्त भी थे क्रांतिकारी, कहानी भी लिखी? हाँ, नहीं मेरे दोस्त नहीं थे। जिस पर मैंने कहानी लिखी
उसको फांसी की सजा थी और वो एक सेल जिसे कहते हैं ना, कोठरी, उसमें बंद था। तो उससे किसी को मिलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं मिला उस क्रांति के मिला, इसीलिए तो कहानी लिखी। तुलसीदास वाली जो बात है, अब देखो वही कहते हैं ना, स्वभाव। ये मेरे बारे में अधिकांश लोग जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि अब्दुल बिस्मिल्लाह की कमजोरी है तुलसीदास। वो कहीं भी तुलसीदास को घुसा देते हैं, पकड़ लेते हैं। अरे आज देखो, मैं बोल रहा था कहानी उपन्यास पर, वो बोलने लगा तुलसीदास पर। तो कहा वो घूम फिर कर वो तुलसीदास पर आ ही जाते हैं। हाँ? तो जेल में भी था, बातें हो रही हैं, वो तुलसीदास पर मैं कुछ बोल दिया, बस वहां पीछे पड़ गए मेरे लोग। आके अब बोलिए तुलसीदास। हाँ? तो वहां जो अब याद आ गया जो संदर्भ है उसमें, जेल डायरी में संदर्भ ये है कि तुलसीदास की व्याकरणिक गलतियां निकालने वाले लोग भी हैं। तो वो वाला प्रसंग था कि रामचरितमानस में वो प्रसंग है कि जब वो स्वर्ण मृग जो बन के आता है ना, वो मारीच, और राम चले जाते हैं। हाँ, राम चले जाते हैं, सीता कहती है जाओ पकड़ कर ले आओ। उसके बाद वो जब मारते हैं मारीच को, तो मारीच राम के उसमें नहीं, राम के की आवाज बदल कर वो हाँ लक्ष्मण कहते हैं। तो सीता फिर लक्ष्मण से कहती है कि जाओ तुम्हारे भाई पर विपत्ति है। ये वाला है प्रसंग, वाल्मीकि रामायण में भी है, सब जगह। तो लक्ष्मण जाते नहीं, तो जब लक्ष्मण जाते नहीं तो सीता जो है खरी खोटी सुनाती है थोड़ा, है ना। सीता गुस्सा हो जाती है और कुछ ऐसी बात बोल देती है कि वो लक्ष्मण को चुभ जाती है। वाल्मीकि ने तो इसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया, क्या क्या नहीं कहा था सीता ने लेकिन बाबा तुलसीदास को नहीं कह सकते थे, वो कहला सकते थे। तो बाबा तुलसीदास को वो नहीं कहला सकते थे, है ना। वो बिल्कुल बहुत है। हाँ, वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ी है? नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा, वो पढ़ना फिर लेकिन संस्कृत वाला पढ़ना, अनुवाद मत पढ़ना, अनुवाद गलत है, तब अनुवाद गलत कर दिया है, खराब अनुवाद है। तो उसमें है मरम बचन जब सीता बोला, हारी प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। एक चौपाई। अब इसमें व्याकरण की गलती कोई भी निकाल देगा, छोटा बच्चा भी निकाल देगा यार स्कूल का, है कि मरम बचन जब सीता बोला। सीता बोला कैसे होगा भाई? सीता बोली है। हालांकि रामचरितमानस, ये गीता प्रेस तो बहुत बात का है ना। गीता प्रेस, बम्बई में भी एक प्रेस था जो बहुत सारी किताबें छापता था, उन्होंने इसको बोली बना दिया था, बदल दिया था। मरम बचन जब सीता बोली, लेकिन नीचे क्या करेंगे आप? हाँ? हारी प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, उन्होंने कर दिया था इसको हारी प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मति स्त्रीलिंग, मति स्त्रीलिंग। ये वाला वहां प्रसंग था जेल में। तो मैंने कहा मुझे ये दोनों पता है, लेकिन ये जो है मरम बचन जब सीता बोली और हरि पे लक्ष्मण मति डोली, मैंने कहा ये तुलसीदास ऐसा लिख ही नहीं सकते थे। मैंने कहा ये गलत है। मैंने कहा तुलसीदास ऐसा लिख ही नहीं सकते थे। तुलसीदास ने वही लिखा है जिसको आप गलत कह रहे हैं।
कि परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेज लक्ष्मण मन डोला। मैंने कहा तुलसीदास ने वही लिया, इसी को भाष। मैंने कहा मैं अब इसको सिद्ध करता हूं कि कैसे सही। हाँ तो मैंने कहा पहले तो नीचे वाली पंक्ति को देखिए आप, जो बदली हुई पंक्ति है कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मैंने कहा मति जो है ये डोल ही नहीं सकती कभी, क्योंकि मति का अर्थ है बुद्धि, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। हाँ? और बुद्धि जो है वो उपनिषद, कठोपनिषद में बुद्धि जो है सारथी है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी। सारथी वो है जो घोड़े की लगाम पकड़े हुए है, चला रहा है घोड़े को, दौड़ा रहा है। तो सारथी अगर डोल जाएगा तो रथ को ही गिरा देगा। तो बुद्धि कहीं नहीं डोलती, लेकिन मन चंचल होता है, तो मन ही डोलेगा, मति नहीं डोलेगी। यहां से शुरू किया मैंने, खुद तुलसीदास इसके प्रमाण है। पीपर पात सरिस मन डोला, तुलसीदास लिखा कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। मैंने कहा जो कवि ये लिखेगा कि पीपर पात सरस मन डोला, वो ये लिखेगा कि लक्ष्मण मति डोली, ये लिखेगा वो कवि? इनको छोड़िए, वो बोला वाला बताइए। मैंने कहा हाँ अब बोला वाला बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्लियर करना जरूरी था। है? मैंने कहा यहां परम वचन जब सीता बोला, व्याकरण का क्या नियम है? हमने कहा कि व्याकरण में कोई वाक्य है तो जो क्रिया है, क्रिया उसका लिंग कर्ता के अनुसार तो बदलता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वाक्य में कर्म भी शामिल है, कर्ता कर्म क्रिया, तब क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलेगी या कर्म के हिसाब से बदलेगी? कर्म के हिसाब से बदलेगी, है ना? तब कर्ता के हिसाब से नहीं बदलेगी। हाँ? राम ने रोटी खाई, अब राम तो पुल्लिंग है, लेकिन चूंकि रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया खाई होगा। सीता ने आम खाया, क्योंकि आम पुल्लिंग है। सीता भले स्त्री हो लेकिन आम तो पुल्लिंग है। तो मैंने कहा यहां डोल कौन रहा है, ये देखिए आप। वचन बोल कौन रहा है? जो बोला सीता जो बोल रही है वो क्या बोल रही है? तो कर्म है वहां, वचन बोल रही है सीता, और वचन पुल्लिंग है। वचन पुल्लिंग है? सीता बोली, सिर्फ सीता बोली तो ठीक है, लेकिन वचन है बीच में, कर्म है शामिल उसमें, और कर्म पुल्लिंग है। अब ये अवधि में ने है ही नहीं। अवधि क्या, अवधि भोजपुरी कहीं भी ने नहीं है, ने है ही नहीं कहीं। ने तो खड़ी बोली में है, तो तुलसीदास ने तो लिख नहीं सकते थे, लेकिन वचन तो उन्हें पता था कि पुल्लिंग है। ये बरम वचन जब सीता बोला तो बोले कह के सही है। मध्यकाल सबका प्रेम है, तो मैं कुछ व्यक्तिगत बातें भी इसमें शामिल करूंगा। जैसे कि आपका जो समय है उस समय तो सांप्रदायिकता नहीं है, उस समय सांप्रदायिकता का ये रूप नहीं है जो आज के दौर में
हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, ये रूप नहीं था, वो सांप्रदायिकता थी जी। राही मसूद साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो ऐसे में आप इस्लाम के साथ आपका जुड़ाव था, नमाजी नहीं होंगे लेकिन फिर भी, और उसमें से भी मध्यकाल को चुनना, फिर आपके प्रिय कवि तुलसीदास और छायावाद में आपके बसंतर प्रसाद, ये कुछ रहस्य खुलता नहीं है कि कैसे बनाए। पहले तो एक बात मैं वो कह दूं, जो नहीं बोलते लोग, संकोच करते हैं, डरते हैं या क्यों नहीं कहते, पर ये आज तक भी समझ बात आई नहीं, लेकिन मैं तो आज बोल दे रहा हूं। देखो, हम किस घर में पैदा होते हैं इस पर तो हमारा वश नहीं। मेरा तो वश नहीं था ना, ये अब हो गया कि मैं ऐसे माता पिता से पैदा हुआ कि जो मुसलमान थे। हाँ? ये मेरे वश में था नहीं, पैदा हो गया। तो पैदा होने के कारण मुसलमान हूं। लेकिन मुख्य बात जो है वो बता रहा हूं। मुख्य होता है कि संस्कार आपके कैसे बनते हैं जी। और मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे पैदा होने से पहले रहे होंगे मेरे पिता सामंती सिस्टम में या क्या, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद तो गरीबी ही देखी है। मैं उस सामंती जीवन की सिर्फ कहानियां सुनी है, जो रावी लिखता है उपन्यास में, लिखा है मैंने अपने पिता अपने दादा के बारे में। ये सिर्फ किस्से कहानियों के तौर पर हमने सुना है। सिर्फ आमतौर पर वो मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, वो सामंती व्यवस्था से आए हैं, तो उनके संस्कार सामंती रहे, और सामंती संस्कार मुसलमानों का जो था वो उर्दू संस्कार था। ये कोई बोलता नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। लेकिन गरीब आदमी का वो संस्कार नहीं हो सकता। और एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ बचपन का गुजरना कहाँ, आदिवासियों के बीच, जो हमसे भी ज्यादा गरीब थे। मैंने बताया था कि मेरे घर में पैसे होते थे, घरों में पैसे नहीं होते थे, दाने के बदले सामान खरीदते थे। तो एक तो हम खुद गरीबी और हमसे ज्यादा गरीब के बीच ही पला बढ़ा। तो मुझे जो संस्कार मिले वो न तो सामंती संस्कार मिले। मेरे पिता उर्दू फारसी सब जानते थे, लेकिन मेरी माँ वो मध्य प्रदेश की थी, अपढ़ थी। वो इलाका छत्तीसगढ़ से मिलता जो है, तो छत्तीसगढ़ी टाइप की भाषा है वहां की बोली। वही बोली मेरी माँ बोलती थी, वही मैं बोलता था। है? वही संस्कार गांव में, जिस गांव में हम रहते थे मध्य प्रदेश में, वहां सिर्फ मुसलमानों के 2 घर थे। एक मेरी नानी का घर था, एक मेरा घर था। बाकी पूरा गांव आदिवासी, गोंड, बैगा, कोल वगैरह वगैरह। तो सारे पर्व त्योहार हम सब बनाते थे। होली भी मना रहे हैं, दीपावली भी मना रहे हैं। हाँ, और आदिवासियों के अपने पर्व होते थे,
जवारा एक पर्व होता है जिसमें वो गेहूं के दाने उगा देते हैं उसमें, और सर पर लेकर फिर सिराने उसको विसर्जन करने नदी में जाते हैं, हैं? जैसे दुर्गा पूजा में होता है ना, वो होता था। वर्षा ऋतु में हरियाली नाम का एक त्योहार होता था साहब, जिसमें धान की बालियां लाकर लड़कियां कानों में खोजती थी हमारे, है ना। अब तो ये जो संस्कार जो मुझे मिले बचपन से, जो संस्कार मिले वो एकदम, वो कहीं से भी इस्लामिक नहीं थे। उनका इस्लाम से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। वो विशुद्ध भारतीय, विशुद्ध गवई। हाँ, हमें मुफ्त में घर बनाने की जगह मिली, घर के साथ एक खेत भी बाड़ी टाइप का दे दिया गया जहां भुट्टा उट्टा बोते थे। तो मैं छोटा सा था, तो मैं वो हर वाय से कहता था कि हमको हल चलाने दो, तो मैं हल पकड़ कर कहे तुम भी चला पाओ बेटा, तो हमने हल भी चलाने की कोशिश की। तो संस्कार ही मेरे नहीं थे, हैं? थे ही नहीं संस्कार। जो संस्कार हमारे बने वो इस तरह के बने। और पिताजी ने कभी अपनी न तो भाषा थोपी परिवार पर, न अपने विचार थोपे। मेरे पिताजी खुद नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, मुझे याद नहीं है कि मेरे पिता नमाज पढ़ते थे। मेरे पिताजी धोती पहनते थे, न पैजामा कभी पहना उन्होंने, न लुंगी कभी पहनी। गांधीवादी थे, गांधी टोपी लगाते थे, धोती पहनते थे, और धोती के ऊपर कमीज पहनते थे और टोपी लगाते थे। मेरे पिता नमाज नहीं पढ़ते, खाली ईद बकरीद की नमाज पढ़ते थे। हाँ, रोजा नहीं रखते थे। हाँ, मेरी माँ भी नहीं रखती थी, मेरी माँ तो अपढ़ थी, है ना। और शुद्ध रूप से हम लोग गवई, भारतीय गवई थे, गंवार। संस्कार ही हमको उसी तरह से मिले। तुलसीदास तो घुस गए मेरे अंदर जब मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। और तुलसीदास की वजह से पिटाई हुई है मेरी, और दोनों तरफ से पिटाई हुई है। मतलब पंडित जी ने पिटाई की जब उसको पता चला कि ये मुसलमान है, और पिताजी ने पिटाई की जब उनको पता चला कि रामायण पढ़ने गया था। वो एक लंबी कथा है। जो सवाल तुमने पूछा है ना, ये जर्मनी में पूछा गया था मुझसे कि ये बताइए आप तुलसी कैसे आपके प्रिय कवि हो गए। हाँ, ये बिल्कुल तुमने जयशंकर प्रसाद वगैरह सब जोड़ा, लेकिन जर्मनी तक ये खबर पहुंच गई थी कि अब्दुल रसूलुल्लाह तुलसी के विशेषज्ञ हैं। हमारा विशेषज्ञ मतलब कि तुलसी बड़े प्रिय। जर्मनी में भैया इंटरव्यू में ये सवाल मुझसे पूछा गया कि ये तुलसीदास आपके प्रिय कवि कैसे हो गए। 1 घंटा 10 मिनट। आप ऐसा तो नहीं है? आप ऐसा तो नहीं है? नो, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। अब याद आ जाती है जब घटना, हाँ याद आ जाती है। लेकिन मैं बुरा नहीं, अभी मुझे कोई बुरा नहीं। पंडित जी ने मारा वो भी बुरा नहीं लगा मुझे, पिताजी ने मारा वो भी बुरा नहीं लगा मुझे। नो। जैसे आप अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो अलग अलग भाषाएं भी आपके साथ बोलते हैं, उसमें अवधि भी है आपका जो छत्तीसगढ़ के आसपास की। हाँ, हाँ। फिर आप आते हैं तो परिवेश की उर्दू का था तो थोड़ा उसकी भी चीजें होती हैं, लेकिन संस्कृत का कोई स्रोत नहीं मिलता कि कहाँ से वो उसकी एंट्री हुई। कि बाबा भी एंट्री हो जाते हैं आपकी हिंदी में, लेकिन जो संस्कृत भाषा है तो उसका कोई जिक्र
मिला नहीं अभी तक। है कैसे? नहीं, संगत के इंटरव्यू है। नहीं, संगत में है। हाँ, मैं उसी बात कहता हूँ कि एक ये होता है कि संस्कृत जैसे हमारे पाठ्यक्रम में होती थी, एक तो वो बनता है। हाँ, लेकिन आपका जुड़ा वो नहीं है। हाँ, आप संस्कृत के साथ बहुत गहरे उतरते हैं। ये जो गहरे पानी में बैठना है। अच्छा अच्छा, तुम सवाल बदला तुमने। हाँ, आजा आजा आजा। हाँ, समझ गया, समझ रहा हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे मैंने भी संस्कृत पढ़ी है, लेकिन वो संस्कृत हम ऐसे ही, हाँ, मतलब काम चलाने के लिए। काम चलाने के लिए। हाँ, और आप बहुत गहरे उतरते हैं। हाँ, मेघदूत भी पढ़ते हैं, कालिदास को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण यार पढ़ते हैं। हाँ, उपनिषद वेद पढ़ा है भैया मैंने। हाँ, ऋग्वेद पढ़ा है मैंने। इनको पढ़ते हुए भी आप उसका जो एक ऑरा बना हुआ है उसके पार भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आमतौर पर संस्कृत जो पढ़ते हैं तो उसको गौरवगान की शैली में ही देखते हैं। आप इससे कैसे बाहर निकले? अच्छा किया कि तुमने उसको ट्विस्ट कर दिया सवाल को, क्योंकि संस्कृत कैसे पढ़ी, ये वो, ये सब तो बहुत लोग पूछ चुके हैं। मैं जवाब भी दे चुका हूँ, सारी कहानियां किस्सा बता चुका हूँ कि उसमें भी झेलना पड़ा है मुझे क्या क्या। दरअसल 8वीं कक्षा तक तो वही कंपलसरी है, क्योंकि संस्कृत पढ़नी है। फिर 9, 10 तब तक पिता मर गए। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ कि पिताजी अगर जीवित होते तो हो सकता है कि मैं संस्कृत न पढ़ने देते मुझे। वो बताया था संगत वाले इंटरव्यू कि कैसे उन्होंने, मेरी माँ ने शिकायत की थी, पठानी पठाओ वाला किस्सा है उसमें, है ना। तो हो सकता है कि न पढ़ने देते, बल्कि जवाबी कार्रवाई में उर्दू पढ़ानी शुरू कर दी थी। तो लेकिन अब 8th के बाद जब 9, 10 में गया तो वहाँ संस्कृत कंपल्सरी था नहीं, लेकिन मैंने ले लिया। हमारे अध्यापक थे शास्त्री जी, उनका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं है। हम शास्त्री जी, जैसे अमृतलाल त्रिपाठी हिंदी पढ़ाते थे, शास्त्री जी भैया दिल्ली में शास्त्री जी की नातिन मिल गई मुझे। अब उनको पता नहीं कहाँ से मालूम कि मेरे नाना से पढ़े हुए हैं, वो मेरे घर आ गई भैया। अभी 7-8 साल पहले की घटना है, ढूंढते हुए मुझे, फिर मेरे नाना ने आपको पढ़ाया। तो शास्त्री 9, 10। अच्छा, 9, 10 में भी संस्कृत क्या होता है, थोड़ा बहुत पंचतंत्र की कहानी, ये वो कुछ थोड़े बहुत श्लोक वो गीता के। इंटरमीडिएट जब गए तो इंटरमीडिएट में संस्कृत ले लिया हमने। इंटरमीडिएट में जब संस्कृत लिया तो वही शास्त्री पढ़ा रहे। तो अब क्या क्या कोर्स में था मुझे याद नहीं। एक याद है, कादंबरी का एक अंश इंटरमीडिएट में लगा था, वो जो चंद्रापीठ वाली कहानी है। तो चंद्रापीठ कथा इस नाम से वो छोटी सी किताब थी, और शास्त्री जी उसको पढ़ाते थे। चंद्रापीठ कथा, और मुझे कुछ याद नहीं क्या और क्या क्या था, कि चंद्रापीठ कथा और शास्त्री जी जिस तरह पढ़ाते थे साहब, तो यार कादंबरी को पढ़ना ही मुश्किल है, पढ़ाना तो छोड़ दो, पढ़ना मुश्किल है। एक शब्द पूरा एक लाइन में है, एक शब्द, इतना बड़ा शब्द होता है ना। हाँ, तोड़ना नहीं जानते आप तो आप समझ ही नहीं सकते आप। इसके बाद जब बीए में, तो बीए में तो आप तुम्हें मालूम ही है कि मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहते थे अध्यापक, जबरदस्ती मैंने संस्कृत पढ़ी। अब बीए में जब संस्कृत सब्जेक्ट लिया मैंने विषय, तो सिलेबस में क्या था, अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम था। इसके अलावा किरात आजुन्यम ये था, भामिनी विलास, ऐसा पूरी किताब सिलेबस बोलते, कठोपनिषद, ऋग्वेद के कुछ मंत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो संक्षिप्त रूप है लघु सिद्धांत कौमुदी, पर ये सब। लेकिन जो डुबोया मुझे संस्कृत में, वो डुबोया अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, वही अध्यापक जो मेरा नाम नहीं लिख रहे थे, है ना, जब लिख लिया, संस्कृत बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी बहुत किताबें। हाँ, नाम बता दूं? रामजी उपाध्याय। हाँ, रामजी उपाध्याय नाम से ढूंढोगे संस्कृत कहाँ काम किया। अच्छा, जब नाम लिख लेने के बाद तो मुझे इतना, मैं उनका प्रिय शिष्य हो गया। मतलब संस्कृत में अकेला मुसलमान हूँ पूरी कक्षा में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा क्या है? दो भाषा है। जैसे अभिज्ञान ही नहीं, जितने नाटक हैं संस्कृत के, वो उनमें दो भाषाओं में हैं। पुरुष पात्र और राजा वगैरह संस्कृत में डायलॉग बोलते हैं, और जो नौकर लोग हैं और जो महिलाएं हैं, स्त्री पात्रों के संवाद प्राकृत में है। शकुंतला प्राकृत बोलती है, दुष्यंत संस्कृत बोलते हैं। यही एक बड़ा रहस्य था। तो पता ही चला कि स्त्रियों को अधिकार ही नहीं था संस्कृत पढ़ने का, है। तो जब अभिज्ञान शाकुंतलम वो जब मैं पढ़ रहा था कक्षा में, तो कक्षा में तो अर्थ बताते थे वो, लेकिन मैं जब लौट के आता था अपने कमरे पर, जो कि एक मस्जिद में कमरा मिला था पुरी में रहने के लिए मुझे, मिर्जापुर में, है, वहां बैठ के जब मैं खुद से खोलता था अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये संस्कृत प्राकृत ये बड़ा खटकता था। मैंने कहा यार, ये शकुंतला प्राकृत में बोल रही, प्रियंवदा उसकी जो सहेली है सब प्राकृत में बोल रही, नौकर चाकर सब। तो ये मेरे अंदर था। अभिज्ञान शाकुंतलम ने जो खींचा है मुझे साहब, मतलब मैं एकदम, जिसको कहते हैं ना कि मैं, जैसे कहते हैं कि मैं, ऐसा लगता था मुझे कि मैं किसी गहरी झील में कूद गया हूं, और उसमें से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। इतना प्रभाव अभिज्ञान शाकुंतलम का मेरे ऊपर। हाँ। अगर मैं संस्कृत का विद्वान होता तो संस्कृत में कविता लिखता। कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं संस्कृत का विद्वान होता तो कोशिश करता कालिदास से टक्कर लेने की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से टक्कर ली थी मैंने। पूरा आंसू की स्टाइल पर मैंने उतने ही छंद लिख दिए थे जितने छंद आंसू में जी, बीए के दौरान। हाँ, आंसू में जितने छंद हैं उतने छंद पैरेलल लिखे थे मैंने। वो अनुपलब्ध है, गायब, फट पता नहीं कहाँ गायब है। एक छंद याद है बस खाली उसका, मेरा अपना एक छंद याद है। तो अभिज्ञान अच्छा, मजे की बात, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब ही नहीं थी मेरे पास। अब ये भी सुन, ड्रामा किताब ही नहीं थी मेरे पास। अब वो हम तो अगल बगल जो विद्यार्थी बैठे थे उनके अगल बगल देख कर पढ़ते थे, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी। हाँ? और किताब का मूल्य तक मुझे याद है कि 16 रुपए की किताब थी। एक ट्यूशन करता था, उससे 10 रुपए मिलते। अब 10 रुपए में मैं खाना खाऊंगा कि 16 रुपए की किताब खरीदूंगा?
तो मिर्जापुर से एक अखबार निकलता था साप्ताहिक, हाँ, उन दिनों इलेक्शन आ गया था, चुनाव। तो उस अखबार के एडिटर ने मुझसे कहा कि आप तो लिखते उखते हैं, तो कुछ इलेक्शन पर कुछ लेख लिख दीजिए। अरे अखबार का नाम पता नहीं क्या था, अभी याद था, अभी भूल गया। हमने एक लेख लिख दिया, वो लेख छप गया। अब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे अजीज इमाम। ये अजीज इमाम के जो फादर थे वो मोतीलाल नेहरू के क्लासमेट थे। तो इंदिरा गांधी अजीज इमाम को भैया बोलती थी। हाँ, जनता नाम था, अखबार का नाम था जनता, हिंदी में निकालते थे, मुसलमान थे, उसी मोहल्ले में रहते। मैंने एक लेख लिया, वो लेख अजीज इमाम ने पढ़ा। अजीज इमाम ने कहा कि ये लेखक है कौन, लिखा किसने, इसको ढूंढ। उसके संपादक बोला लिया, कहा कि ये किसने लिखा है। अरे कह लड़का है, एक विद्यार्थी है, कह उसको ले आओ मेरे पास, भेजो मेरे पास। अब साहब जनता अखबार के एडिटर ने कहा कि बुलाया अजीज इमाम। अब अजीज इमाम इतने बड़े लीडर, मैं डर गया, मैं कहीं जेलों में डलवा देगी। अच्छा, अब लेखा कौन जाए, कोई जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई साथ जाए मुझे। तो जो साथ गए मेरे वो अंधे थे, मतलब दिखाई नहीं पड़ता था। कहता था मुझे पकड़ के तुम ले चलोगे, हाँ, मैं साथ चलूंगा। बस गए अजीज इमाम, आओ अजीज इमाम। देखा जब मुझे, दुबला पतला सिटहा था आदमी, पाँव में चप्पल नहीं होती थी, नंगे पैर दिए में ऐसे चलता था मैं। तो अजीज इमाम बहुत बड़े सामंत थे, बड़ी बड़ी हवेली मिर्जापुर, शरबत वरबत पिलाया उन्होंने, ये वो। और जब वो चलने को हुए तो बादशाहों वाले अंदाज में, जैसे बादशाह कहते थे ना कि मैं खुश हुआ, जो मांगना हो मांग लो, ऐसे बादशाह फिर नहीं आता। तो अजीज इमाम ने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें, कुछ मांग लो मुझसे। मैंने कहा कि मुझे 16 रुपए दे दीजिए। ये भी एक अजीब कहानी है। मैंने कहा मुझे 16 रुपए दे दीजिए। अब वो चौकी कहीं 16 का गणित समझ नहीं आया ना उनको। भाई 10 रुपए मांगो 100 में आता है, 15 मांगो 100 में आता है, 20 मांगो, 50 मांगो, 100 मांगो, ये 16 रुपए का क्या गणित है। तो उन्होंने कहा 16 रुपए, 16 रुपए क्यों? मैंने कहा मेरे कोर्स में एक किताब है, उसका दाम 16 रुपए है, वो मुझे खरीदना है। कौन सी किताब है? जब मैंने बताया अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, उर्दू में उसका अनुवाद हुआ है शकुंतला नाटक नाम से। तो अजीज इमाम ने कहा अच्छा शकुंतला नाटक, मैंने कहा जी। फौरन उन्होंने जेब से 20 रुपए निकाल कर दिए जी, और जाकर मैंने 16 रुपए की किताब खरीदी। जो डूबा हूं साहब, और उसके अलावा दूसरी किताब ने जो मुझे बहुत प्रभावित किया उस समय, वो कठोर चलती थी। तो मैंने कहा कि आपको संस्कृत साहित्य को पढ़ना चाहिए, भले पाठ्यक्रम में ना पढ़े हम, लेकिन जो इतना बड़ा दौलत है इसके अंदर, इतना धन है, संपत्ति है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और मैंने फिर स्वाध्याय से बाकी सारा किया। अब इसके पहले आपने कहा कि मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी आपने। एक कहानी आपकी है पागल बेटा, पगला राजा।
उसमें आप कहते हैं कि जो समझ में ना आए वो शास्त्र है, जो समझ में ना आए वो शास्त्र है। तो एक तरफ तो शास्त्रों को इतना अध्ययन करना है और फिर ये बातें लिखना है, तो ये नहीं, मैं शास्त्रवाद के खिलाफ हूँ। देखिए, अभी भी मैं बता देता हूँ कि मैं शास्त्रवाद जिसे, क्योंकि शास्त्र जो है, देखिए, क्योंकि मैंने व्याकरण भी पढ़ा है पाणिनि का, इसलिए मैं शब्दों के अर्थ ही नहीं बल्कि शब्दों के मर्म और शब्दों की व्याख्या और शब्दों का इतिहास भी जानता हूँ, है ना। शब्द केवल अर्थ के लिए नहीं होते कि आप डिक्शनरी में अर्थ देख लीजिए, और शास्त्र संस्कृत का शब्द है। अब जिस समय इस शब्द का जो प्रयोग हुआ शास्त्र, उस समय इसका क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है, अगर इसकी तुलना करें आप, उस समय शास्त्र का अर्थ था व्यवस्था, मतलब एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में केवल राजनीति नहीं थी, केवल धर्म नहीं था, उसमें समग्र जीवन था, समाज था, अर्थव्यवस्था भी उसमें थी। सब कुछ को जो निर्धारित करे, सबका सुसंचालन करे, उसको कहते थे शास्त्र। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे तथा कथित महापंडितों और महान विद्वानों ने शास्त्र को बदल दिया, है ना। अब शास्त्र का मतलब अब सिर्फ धर्म से रह गया है। अब देखिए, है ना, भले आप कहें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र भले कहें आप, है ना, लेकिन वो आप यूं ही कहते हैं। अगर केवल शास्त्र जब कहेंगे तो कहेंगे अच्छा ये शास्त्र के अनुसार है क्या, तो जैसे ही कहेंगे ये शास्त्रानुसार है या नहीं तो फौरन धर्म पर ध्यान जाएगा, है ना। इसलिए मैं मूलतः शास्त्रवाद के खिलाफ। हमारा जो जीवन है, जीवन से जो कुछ जुड़ा है, जीवन से अगर उसका संबंध है और उसे अगर आप शास्त्र मानते हैं, तब तो वह शास्त्र उपयोगी है ना। लेकिन अगर आप कोई ऐसा शास्त्र गढ़ रहे हैं जिसकी जीवन में उपयोगिता नहीं है, वो उपयोगिता सिर्फ आपके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है क्योंकि यही हो गया है, तो ऐसा शास्त्रवाद का मैं समर्थन करूंगा? नो। आपकी रचनाओं में बहुत तरह के समाज आते हैं और उन समाजों की अपनी अपनी खूबियां खामियां भी आती हैं। हाँ, उसके अपने कारण भी हैं। कौन सा समाज ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता है कि अभी मैं उसमें लौट नहीं हूँ? जैसे कि मैं इसका जो मेरा मतलब है ये कि आप पोलैंड में रहे, आप और भी यूनिवर्सिटियों में गए, मध्य प्रदेश में रहे, दिल्ली में हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों को आपने देखा, बाहर भी जी, आधी दुनिया जो आपके दिल के सबसे नजदीक है कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके दो उत्तर मैं दूंगा। पहला उत्तर यह है कि मैं भारत में ही रहना पसंद करूंगा, भारतीय समाज में। ये मेरा पहला उत्तर है। चाहे जितनी खामियां हो, चाहे जितने दोष हो, चाहे जितनी मेरी दुर्दशा होनी हो,
चाहे जो दंड दे दिया जाए मुझे लेखन के लिए या मेरे विचार के लिए, वो सब स्वीकार्य, लेकिन मैं भारतीय हूं और भारत में ही रहना पसंद करूंगा। भारत से अच्छा, भारत से अच्छा, भारत से सुंदर, भारत के अपेक्षा कोई देश नहीं। आज ही दुनिया घूम चुकी है ना, लेकिन देखो भाई, पहली यात्रा मैंने सोवियत यूनियन के जमाने में की, पहली विदेश यात्रा, जिसको मैं पुरस्कार मिला। हाँ, जब मिला था 15 दिन के लिए। दूसरी बार फिर उसी साल फिर रूस गया, फिर तीसरी बार गया तो 2 साल रहा, पोलैंड गया 2 साल रहा, फ्रांस गया, जर्मनी गया, हंगरी गया मैं, ट्यूनीशिया गया मैं, नॉर्थ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग गया मैं, साउथ अफ्रीका, सब बहुत घूमा। ये अपनी बदौलत घूमा। लेकिन अभी हाल में जो यात्रा मैंने की है वो मैंने अपनी बेटी की बदौलत की। जब मैं लंदन गया, मेरी बेटी वहां ना होती शायद मैं न जाता, और जाता भी तो शायद मैं एक टूरिस्ट के तौर पर जाता और कुछ घूमा आ जाता। लंदन में गया तो मैंने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि मैंने कहा, बेटा मुझे अगर यहाँ रहने को कहा जाए ना तो मैं यहीं बस जाऊंगा। तो वो चकित हुई, क्योंकि पहला जो मेरा उत्तर है इससे वो भी परिचित है। कहा आप तो हमेशा ये कहते थे कि मैं भारत के बाहर नहीं रह सकता, कहीं भारत में ही है, और आज आप ये कह रहे हैं कि मैं लंदन में बस जाऊंगा। मैंने कहा बेटा उसका कारण, तो क्या कारण? मैंने कहा सही अर्थों में यही सेकुलरिज्म है। यानी मैं 1.5 महीने लंदन में रहा और 1.5 महीने में मुझे अंग्रेज तो मिला ही नहीं। मैं सोच रहा था कि 1.5 महीने अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां का आदमी न रहता हो लंदन में। जब हम बाहर निकलते थे बस में, ट्राम में, वो मेट्रो में, ट्रेन में, पैदल, तो जो लोग मिलते थे वो सब बाहर के, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका, अरब, चीन, जापान, कोरिया, बल्गारिया, पोलैंड के भी पोलिश लोग भी मिले मुझे वहां। इतने देशों के लोग वहां रह रहे हैं लंदन शहर में, जो कि राजधानी है। और हालांकि मैं सिर्फ लंदन में नहीं रहा, 1.5 महीने में मैं इंग्लैंड घूमा हूं, मैं बहुत सारे शहरों में गया और हर जगह मैंने देखा है सब लोग वहां रह रहे हैं, बताइए। और बड़ी बात यह है कि वो अपने देश की संस्कृति और अपने देश की भाषा के साथ रह रहे हैं, अपने देश के धर्म के साथ रह रहे हैं वो, हैं जी। जापानी वहां जापानी ड्रेस में मिलेगा आपको, वो सूट टाई में नहीं पहनता वो। ये इंडियंस जो है ना ये पहनते हैं ना, चाइनीज जो है अपनी ड्रेस में मिलेंगे आपको वहां पर। यहां तक कि भारतवर्ष में भी सब नहीं, सब ये हिंदी बेल्ट वाले
साउथ इंडियन तमिलनाडु की स्त्रियां साड़ी पहनकर घूमती हैं लंदन में, हैं? और साहब वहां जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो पता चला कि साहब जो बातें हो रही हैं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई बंगला बोल रहा है और हिंदी बोल रहे हैं लोग। अच्छा, कोई बिल्कुल किसी के साथ देखता नहीं, मतलब चौंकता नहीं, कुछ नहीं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं ना। मुझे तो 1.5 महीने के अंदर एक ही अंग्रेज से मेरी बात हुई है, अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी बोलने को तरस गया यार लंदन में। एक दिन मिल गया ये, एक गांधी का स्टैचू है एक पार्क में वहां, तो वहां ले गई थी मेरी बेटी, तो उनकी माँ भी थी, तो मैं गांधी जी के स्टैचू के सामने देर तक खड़ा रहा। तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी जो है कहीं चली गई, खिसक गई। तो बहुत बड़ा पार्क था, है ना, और वहाँ वर्जीनिया वुल्फ का भी वो लगा हुआ था काफी, बाहर चार्ल्स डिकेंस का भी था। तो वो सब घूमने लगी। तब तक एक आ गया अंग्रेज, तो गांधी जी के सामने मुझे देखा तो उसने मुझसे सवाल किया, आर यू इंडियन? यस। अब उसके बाद साहब शुरू हो गया, अंग्रेजी बोल रहा था। अब क्योंकि ये बात आ गई है, बता दे रहा हूँ, हालांकि ये सब भी बताना आजकल खतरनाक है। तो ऐसा सवाल इंडिया में किसी से कोई करता है या कर सकता है, या कभी, भाई मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। वो एक वहां का आदमी मुझसे एक सवाल पूछा उसने, नहीं, उसने कहा कि गांधी वाज हिंदू? यस। And he was killed by a Hindu. ये क्वेश्चन मार्क में पूछा उसने कि he was killed by a Hindu. मैं सुना खा गया, क्या ये बोल रहा कि गांधी was Hindu? Yes, and he was killed by a Hindu. ये क्वेश्चन मार्क है, हैं? खैर छोड़ो। मतलब तो जब ये मैंने देखा तो अरब के लोग वहां भरे हुए हैं, पूरा एक इलाके में अरब भरे हुए हैं, उनके बोर्ड अरबी में लिखे हुए हैं। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा यही देश मुझे लग रहा है, यही शहर मुझे लग रहा है कि सही अर्थों में रहने लायक है, कि न यहाँ आपकी भाषा से किसी को मतलब है, ना आपके धर्म से किसी को मतलब है, ना आपकी जाति से किसी को मतलब है, ना आपके पेशे से किसी को मतलब है ना, क्या करते हैं आप, कौन है, क्या है, कुछ नहीं, है ना, है। और इतना सम्मान, मैं बता दूं, इतना सम्मान, हद है साहब, इतना सम्मान। एक बार मैं खड़ा था, मुझे सड़क क्रॉस करनी थी, बेटी भी थी मेरी। अब वहां रूल है कि जब वो ग्रीन सिग्नल जलेगा तभी आप सड़क क्रॉस करेंगे, इससे पहले नहीं कर सकते आप गाड़ी। अच्छा, अब ट्रैफिक नहीं, एक कार आकर रुकी, एक कार आकर ऐसे रुक गई, लेकिन अब सिग्नल तो रेड है, तो हम खड़े हैं। तो जो कार में बैठा था, जो जिसकी कार थी, उसने खिड़की खोली और हमसे कहा कि इशारे से कि आप जाइए, रेड लाइट है, उसके लिए ग्रीन, उसके लिए था कि अब ग्रीन हो जाएगी, वो चला जाएगा। नहीं, तो मेरी बेटी ने उसके पास चली गई। अब पता नहीं उसके बाद फिर लौट आई। मैंने कहा तुम उसके पास क्यों गई थी? कहा मैं थैंक्स बोलने के लिए गई थी, कि जबकि हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए था, उसने गाड़ी रोक दी और उसने कहा कि एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारे साथ थे, हमने सोचा तुम पहले क्रॉस करा दो। कहें कौन थे वो? तो कहा कि मैंने बताया मेरे फादर है। तो कहें उनके लिए मैंने गाड़ी रोकी। तो कहें मैं थैंक्स बोलने के लिए गई थी। हम लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी महान संस्कृति के हम लोग
यार जाकर संस्कृति देखनी तो वहां जाकर देखो संस्कृति, है ना। लेकिन इस सब के बावजूद मैं रहूंगा भारत में, मरूंगा ही नहीं भारत में।